दोस्तों आदाब, कैसे आप सभी। उम्मीद खैरियत से होंगे। आज है 16 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। ईरान के 3 पायलट मिले जिंदा, मगर कतर की कैद में होने के दावे ने बढ़ाया राज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल की धार पर जंग का पैरा। अमेरिका में महंगा पेट्रोल और ट्रम्प का साफ ऐलान, माफी नहीं, ये कीमत चुकानी होगी अमेरिकी आवाम को। दक्षिण लेबनान में इजरायली बमबारी से 11 मौतें, उजड़े घर और सड़कों पर भागते लोग। क्या ईरान को जंग में खींचने की बिछ रही है कोई चाल? रूस के लड़कर ड्रोन ने जंग का अंदाज बदला। अब आसमान ही नहीं, सड़क किनारे छिपकर भी मौत करेगी इंतजार। सूडान की हुकूमत ने कहा लौट आओ, खार्तूम अब सुरक्षित है, मगर क्या बारूद के बीच सच में लौट पाएगा बेघर इंसान? और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल जहाजों पर हमलों ने फिर मचाया हंगामा। ईरान, यूएई, अमेरिका और इजराइल के बीच आखिर किस तरह बढ़ रहा है ये तूफान? तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने ईरान के 3 लापता पायलटों के मामले में नया मोड़ ला दिया है। कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि ईरान के 3 पायलट लापता हैं। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये तीनों पायलट कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। 15 अगस्त को ईरान की तरफ से इस मामले में बड़ा दावा किया गया। ईरान का कहना है कि उसके तीनों पायलट मिल गए और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों जिंदा हैं। ईरानी सशस्त्र बलों की मिसिंग इन एक्शन सर्च कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद बाकिर ज़ादे के मुताबिक इन तीनों पायलटों के नाम जवाद सालेही, अब्दुल मजीद तस्तियान और इमरान बहुरिशियान है। ईरान का दावा है कि मार्च में जब उनके Su-24 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे, उसी दौरान कतर की फोर्सेज ने इन तीनों पायलट को जिंदा पकड़ लिया था। यानी करीब 6 महीने तक इनके बारे में कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई और अब ईरान ये दावा कर रहा है कि तीनों पायलट कतर की हिरासत में हैं। ईरान का आरोप है, यानी इल्जाम है कि इस दौरान इन पायलटों को न तो अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी गई और न ही ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया गया। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है कि ये ईरान की तरफ से किया गया दावा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त की शाम तक कतर की तरफ से इस आरोप पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया था। इस मामले का दूसरा पहलू भी, अगर ईरान का यह दावा सही है कि उसके फाइटर जेट्स कतर के मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे थे, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि ईरान सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि उसके एयरफोर्स के फाइटर जेट भी इस जंग में इस्तेमाल हो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में 2 ईरानी Su-24 फाइटर जेट कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रहे थे। कतर की एयरफोर्स ने अपनी हवाई सीमा में बिना इजाजत दाखिल होने वाले इन दोनों विमानों को मार गिराया। ईरान का कहना है कि इन विमानों में मौजूद 3 पायलट बाद में कतर की हिरासत में पहुंच गए। यानी पायलटों ने एजेक्शन के जरिए अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसके बाद उन्हें कथित तौर पर पकड़ लिया गया। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ 3 लापता पायलटों की कहानी नहीं है। ये इस बात की भी तरफ इशारा करता है कि ईरान ने जंग के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीधे एयर अटैक करने की कोशिश की थी। अब ईरान ने कतर से मांग की है कि इन तीनों पायलटों को उनके परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी जाए और उनकी हालत के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरी जंग का असर अमेरिका की आम जनता पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और तेल की सप्लाई पर दबाव का असर अब अमेरिकी बाजार तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल की कीमत करीब $4 प्रति गैलन तक पहुंच गई। लेकिन ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और ज्यादा चर्चा में आ गया। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर हमला करने के फैसले के लिए माफी नहीं मांगेंगे। उनके मुताबिक ये फैसला सही है और अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिकी जनता को महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, तो ये कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी ट्रंप का साफ संदेश है कि अमेरिका की जनता को कुछ समय तक महंगा पेट्रोल बर्दाश्त करना होगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के सामने आखिर इतनी बड़ी परेशानी क्यों खड़ी हो गई? इसकी बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और LNG गैस शिपिंग इसी रास्ते से गुजरती है। अगर इस रास्ते पर तनाव पैदा होता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो उसका असर सिर्फ
मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की तेल बाजार पर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर पेट्रोल की कीमतों पर पड़ रहा। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी जंग की आर्थिक कीमत अमेरिकी जनता को महंगे पेट्रोल के रूप में चुकानी पड़ रही है। और यही वजह है कि ट्रंप का बयान अब अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल ट्रंप के सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट खत्म नहीं होता तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव बना रह सकता है और उसका असर अमेरिकी जनता की जेब पर भी पड़ेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त को दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट के मुताबिक कई महीनों के बाद इस इलाके में इतनी तेज और भारी बमबारी देखने को मिली है। शहर अल ज़हरानी के इलाके की तस्वीरों में चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार दिखाई दिया है। कई मकान और दूसरे स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गए। गाड़ियां भी नुकसान की चपेट में आई हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक देर अल ज़हरानी में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा अंसार इलाके में हुई 2 इजरायली एयर स्ट्राइक में 7 लोगों के मारे जाने और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस हमले का ईरान के लिए क्या मतलब है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान पहले ही लेबनान को लेकर इजरायल को चेतावनी दे चुका है। करीब 1.5 महीने पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे और स्थिति ज्यादा खराब हुई तो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दोबारा इजरायल को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 दिनों में इन हमलों की शिद्दत में तेजी देखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अपनी पुरानी चेतावनी पर अमल करेगा या फिर इजरायल की तरफ से लेबनान में हमले बढ़ाने के पीछे कोई बड़ी रणनीति है। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि इन हमलों के जरिए ईरान को दोबारा इस जंग में खींचने की कोशिश हो रही है क्योंकि इस वक्त ईरान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई नहीं चाहता है। वो अमेरिका के साथ चल रहे मसले को सुलझाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। ऐसे में अगर लेबनान का मोर्चा भी पूरी तरह खुल जाता है तो ईरान के सामने एक साथ कई दिशाओं से दबाव पैदा हो सकता है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि लेबनान में हो रहे हमले सिर्फ एक स्थानीय सैन्य कार्रवाई न हो बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। हालांकि ये एक संभावित विश्लेषण यानी तज्जिया है, पक्की तस्दीक नहीं है। दोस्तों, इन हमलों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि नबातिया जिले की तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियां निकलती दिखाई दे रही। एक तरफ सड़क खाली दिखाई देती जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों और हजारों गाड़ियां एक लंबी कतार में आगे बढ़ रही। ये वही लोग हैं जो दक्षिण लेबनान में उन इलाकों से अपनी जान बचाकर निकल रहे जहाँ इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है। युद्ध में लड़ने वाले लोग और आम नागरिक एक जैसे हालात में नहीं होते। एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके घर, बच्चे, बुजुर्ग और परिवार की सुरक्षा होती है। इसलिए जब बमबारी बढ़ती है तो परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ लड़ाके अपनी परिवार और घर पीछे छोड़कर मोर्चे पर बने रहते हैं। यही फर्क जंग के मैदान और आम जिंदगी के बीच सबसे बड़ा फर्क करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस जंग की। रूस ने ड्रोन के इस्तेमाल को एक और खतरनाक स्तर तक पहुंचाने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए हैं जिन्हें रिपोर्ट में लर्कर ड्रोन कहा गया। ये ड्रोन की खासियत ये बताई गई है ये सिर्फ आसमान में उड़कर टारगेट खोजने वाले नहीं है। ये सड़क के किनारे जमीन पर उतरकर लंबे समय तक किसी छिपी हुई जगह में पड़े रह सकते हैं। इनमें सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि माइक्रोफोन भी लगे होते हैं। ये माइक्रोफोन आसपास से आने वाली गाड़ियों और सैन्य वाहनों की आवाज सुन सकते हैं। जैसे किसी गाड़ी की आने की आवाज मिलती है, ड्रोन दोबारा उड़ान भरता है और उस टारगेट की तरफ जाकर हमला कर सकता है। यानी अब ड्रोन वारफेयर सिर्फ ऊपर से निगरानी करने या आसमान से सीधा हमले करने तक सीमित नहीं रहे।
इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में जंग में सड़क के किनारे पड़ी कोई चीज भी खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नए लड़कर ड्रोन ये दिखा रहे हैं कि ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का हथियार नहीं रहे बल्कि घात लगाकर हमला करने वाला एक नया हथियार बनते जा रहे हैं। आज के दौर में एडवांस ड्रोन और सुसाइड ड्रोन के जरिए छोटी ताकतें भी बड़ी नेवी और एयरफोर्स के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट की आखिरी दो बड़ी खबरों को भी सुन लीजिए। पहली खबर है सूडान से और दूसरी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। दोस्तों, सूडान इस समय लंबे समय से लड़ाई से जूझ रहा है। वहाँ की मौजूदा सत्ता में सेना की बड़ी भूमिका है और सेना के प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान है। सूडान की सेना और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष चल रहा है। अब्दुल फताह अल बुरहान ने उन सूडानी नागरिकों से अपने देश वापस लौटने की अपील की है जो डर, खौफ और अपनी जान बचाने या बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में देश से बाहर चले गए हैं। उनका कहना है कि सूडानी नागरिकों को अपने देश वापस लौट आना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में हकीकत में सूडान सुरक्षित हो गया है? बुरहान का कहना है कि सूडान की सेना किसी खास कबीले या किसी खास ग्रुप की सेना नहीं है। उनका दावा है कि सेना सभी सूडानियों के लिए काम करती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सूडान की राजधानी खार्तूम अब सुरक्षित और स्थिर है। उनका कहना है कि लोग वापस लौट सकते हैं और अपने मुल्क में रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूडानी राज्य की हिफाजत के लिए सेना को जरूरी हथियार उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है और सेना को मजबूत बनाने के लिए हथियारों से जुड़ा विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। यानी सूडान की मौजूदा हुकूमत दुनिया और अपने नागरिकों को ये पैगाम देना चाहती है कि राजधानी और कुछ इलाके अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्थिर है और विदेशों में रह रहे सूडानी नागरिकों को वापस आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सूडान का संघर्ष पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, ये सवाल अभी भी अहम बना हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक और तेल ले जाने वाले जहाज पर हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट में एक समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। इसी तरह द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर का भी जिक्र किया गया जिसमें 2 जहाजों के रुकने और उन पर हमले की बात कही गई है। इनमें से एक जहाज के बारे में बताया गया कि वो संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर यूएई की तरफ से ईरान पर नाराजगी बढ़ने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन यहाँ रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई है जिसे समझना जरूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि ईरान को यूएई की तरफ से सोना और अरबों डॉलर दिए जा रहे और इसके बावजूद ईरान यूएई के जहाजों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट इस दावे को लेकर सावधानी बरतने की बात करती है, यानी सिर्फ इसलिए कि किसी वेबसाइट या मीडिया संस्थान ने कोई खबर छाप दी उसे तुरंत सच मान लेना सही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दावे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मीडिया संस्थाओं में वैसी व्यापक रिपोर्टिंग नहीं दिखाई देती जैसी कुछ भारतीय मीडिया वेबसाइटों में देखी गई है। दोस्तों, ये सारी घटनाएं दिखा रही हैं कि इस पूरे संकट का असर सिर्फ जंग लड़ रहे लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि तेल, जहाजरानी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा है। यानी एक तरफ मिसाइल और एयर स्ट्राइक है, दूसरी तरफ ड्रोन और समुद्री रास्तों का संकट है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव आम लोगों पर पड़ रहा। कहीं महंगा पेट्रोल बनकर, कहीं तबाह होते घरों के रूप में और कहीं अपना मुल्क छोड़कर भागने की मजबूरी में। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।